अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक वीडियो देखना है और उस एक वीडियो को देखने के बाद में आपके 5 नंबर पक्के होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम का जो 80 मार्क्स का पेपर आता है, उन 80 मार्क्स में 5 नंबर मैप वर्क के होते हैं और सीबीएसई एक प्रॉपर मैप लिस्ट देता है, और जिस मैप लिस्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर मैप वर्क नहीं आता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको वही 5 नंबर पक्के करवाने वाला हूं। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्लास 9 का जो कंप्लीट मैप वर्क है उसे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज है जो मैप पे पूछी जाती है। अब देखो, क्योंकि क्लास 9 एक बोर्ड क्लास नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना, क्लास 9 तो हर स्कूल का अलग अलग समय पे चलता है और हर स्कूल में टीचर अलग अलग है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं वेरिएशंस आ जाए। बट टू अ लार्ज, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कट सर्कुलर के थ्रू बता दिया, तो हम उसी को मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां क्या कहानी है, यहां कहानी बड़ी सिंपल है कि हिस्ट्री से, देखो पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही मैप वर्क आता है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कोई मैप वर्क नहीं आता है। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बुक को ताक पे रख दो, उन दोनों बुक से आपको मैप वर्क नहीं पढ़ना है क्योंकि आता ही नहीं। अब हिस्ट्री जो है, तो हिस्ट्री में भी जो 3 चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये तीनों चैप्टर से मैप वर्क आता है। क्या आता है वो सीबीएसई बता चुकी है। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जैसे आप देखोगे तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट और पॉपुलेशन, इन 5 ही चैप्टर का मैप लिस्ट का आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन में इंडिया स्टेट एंड कैपिटल्स पूछी जाएंगी, इंडिया फिजिकल फीचर्स में माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स पूछे जाएंगे, प्लेटू पूछा जाएगा, कोस्टल प्लेन पूछा जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स के बारे में, क्लाइमेट चैप्टर में एनुअल रेनफॉल के बारे में, और पॉपुलेशन चैप्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये पूछा जाएगा। तो अब आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फाइनल एग्जाम में वो चैप्टर आना नहीं है आपके, और उसका मैप वर्क भी इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आना है। लेकिन बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर देता हूं। क्या है वो कंफ्यूजन? देखो, सीबीएसई ना ऐसा सर्कुलर देती है, ये सर्कुलर अगर आप देखोगे तो क्लास 9 और 10 के लिए सर्कुलर है, और इस सर्कुलर में सारा सब कुछ बताती है सीबीएसई, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अरे हाँ, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे ना चलोगे तुम, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, और वो सारी चीजें जो है सीबीएसई क्लियर करता है इसमें कि हाँ, यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ। देखो सर्कुलर के गोल्स क्या हैं, मतलब ये तो आप कह सकते हो ना इंट्रो वाली चीज है। इसमें चैप्टर्स बताना शुरू कर, जैसे कि आप ये देखोगे तो क्लास 9 के आपको यहाँ पे चैप्टर्स दिख रहे हैं। हिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर मेन है, फिर ये इंटरनल असेसमेंट और पीरियोडिक टेस्ट में आना, ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। तो ज्योग्राफी के चैप्टर्स में आपको ये दिया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन का सिर्फ मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप नीचे जाओगे तो इसी पीडीएफ में, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, इसी पीडीएफ में जैसे अगर आप नीचे जाओगे जहां मैप लिस्ट दी गई है, तो उस मैप लिस्ट में क्लास 9 के मैप में जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट और पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन का मैप लिस्ट आएगा। ये तो बोल दिया ऊपर कि मैप आएगा, लेकिन मैप के लिए क्या आएगा वो दिया नहीं है। तो इसीलिए जो पहले पूछा जाता था ना मैप में, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब डाल दिया तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़वा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। फाइन, समझ में आ गया। और जिसको नहीं समझ में आया कि क्या लिस्ट में दिया, क्या नहीं दिया, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो जो अभी पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में वो पढ़ लेना, बस सीधी बात, इतनी बात, ठीक है। तो समझदार बच्चों को समझ नहीं आएगा, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मेरी बात भी समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली ये ज्योग्राफी का अपना मैप लिस्ट वाली चीज है कि ज्योग्राफी में अपने को ये पढ़ना है, सारा सब कुछ है ना, ज्योग्राफी में ये सारा सब कुछ करना है। चलो भाई, तो शुरू करें। जैसे अगर हम हिस्ट्री के 3 चैप्टर उठाएं पहले, तो हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स में सबसे पहले क्या है हमारे सामने, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में फ्रांस का ही मैप पूछेंगे, उसमें इंडिया का मैप नहीं पूछ लेंगे तुमसे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में आपसे आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस जो है, ये फ्रांस का मैप है। फ्रांस का मैप कहां से लाएंगे सर हम? तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बना के देंगे, चिंता मत करना। आपकी जो आंसर शीट आती है उस आंसर शीट के साथ में एक मैप भी देते हैं। वो मैप पे क्या होता है, जैसे हो गया मान लीजिए पॉइंट लोकेट करके दे दिया उन्होंने ये, और बोल दिया कि आइडेंटिफाई दी पोर्ट यूज फॉर स्लेव ट्रेड। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, ये जो पोर्ट मार्क करा है पोर्ट ए, उन्होंने ऐसा बोल दिया ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, पॉइंट ए जो है इज मार्क्ड एज द
पोर्ट यूज्ड फॉर स्लेव ट्रेड, बताओ कौन सा पोर्ट था वो, तो नेंटिस पोर्ट था। समझ में आया? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपसे 4 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? बॉर्डोएक्स, नेंटिस, पेरिस और मार्सिलिस। ठीक है, तो बॉर्डोएक्स भी एक पोर्ट सिटी था जहां से स्लेव्स का ट्रेड होता था, सिंपल। ठीक है, नेंटिस भी एक पोर्ट सिटी है जहां से स्लेव्स का ट्रेड होता था। पेरिस वाज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, स्टिल पेरिस ही है ना, तो पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और मार्सिलिस वो प्रोविंस है, उस प्रोविंस में वो जगह है जहां से अगर आपको ध्यान हो तो रेवोल्यूशनरी वॉर्स के टाइम में वॉलंटियर्स गाते बजाते हुए निकले थे कि चलो कहां चलना है अपने को, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को हराना है। ध्यान आया? राजा के ससुराल वालों की पिटाई कर दी थी इन्होंने। तो ये मैप वर्क है। ठीक है, ये मैप वर्क है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दैट्स इट। 4 पॉइंट ध्यान रखना है एक बार साथ में, जैसे अगर अपन करें तो मार्सिलिस ये प्रोविंस है। ठीक है, मार्सिलिस ये प्रोविंस है, बॉर्डोएक्स ये पोर्ट सिटी है, बॉर्डोएक्स 1 2 3 4, तो बॉर्डोएक्स ये पोर्ट सिटी है। फिर उसके बाद में नेंटिस ये पोर्ट सिटी है 1 2। पेरिस, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल मैप नहीं है, फिजिकल मैप है बिना बाउंड्री के, तो आप ये अनुमान से लगा सकते हो कि ये पेरिस आपका कैपिटल सिटी। और मार्सिलिस ये रहा, ये मार्सिलिस प्रोविंस का एक शहर जहां से आपको क्या देखने को मिलता है कि गाते बजाते रेवोल्यूशनरी वॉर्स के टाइम पे लोग निकले थे। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, दैट्स इट, फाइन। अब आ जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतना ही मैप वर्क है। अब आ जाओ चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो है हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसमें से क्या क्या मैप वर्क में आना है देखो। तो सोशलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में आपको ध्यान हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी बताई गई है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हार रहा था। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जीतता है लेकिन उसकी स्थिति बुरी हो रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली लड़ कौन कौन रहा था, ये बुक में थ्योरी में भी दिया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा है कि जो मेजर कंट्रीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वो कौन कौन सी थी। एक सेंट्रल पावर थी और एक थी अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स अल्टीमेटली जीतते हैं, लेकिन 2 टीमें थी, तो 2 टीमें कौन कौन सी थी। अब देखो इस समय का मैप थोड़ा अलग आएगा, इस समय का मैप थोड़ा अलग आएगा क्योंकि जर्मनी नहीं था उस समय, जर्मन एम्पायर था। ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्री नहीं थी उस समय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था। टर्की उस समय टर्की नहीं था, उस समय ऑटोमन एम्पायर था। तो बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो सेंट्रल पावर में हारने वाली टीम में जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की थे। और अलाइड पावर्स में फ्रांस एक कंट्री था, इंग्लैंड एक कंट्री था, रशिया उस समय पे रशिया था ना, रशियन एम्पायर, तो रशियन एम्पायर एक पार्ट था और यूएसए एक कंट्री था। तो अब जैसे अगर इन मैप्स पे अगर आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाए, आपको लोकेट, लेबल या आइडेंटिफाई करने को कुछ भी पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करो ये क्या था, ठीक है, ये वाला पार्ट शेडेड पार्ट कौन सा था, तो आपको पता होगा कि ये क्या था, ये जर्मन एम्पायर था, है ना, ये जर्मन एम्पायर सेंट्रल पावर का पार्ट था, जर्मन एम्पायर था। ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, शेड करके दे देंगे या फिर आपसे बोल देंगे कि अब मार्क करो ऑटोमन एम्पायर जो था, तो टर्की कहां है, तो ऑटोमन एम्पायर आपको मार्क करना रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर आपने मार्क करा। समझे नहीं समझे मेरी बात? तो पॉलिटिकल मैप पे आपसे सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स की कंट्री पूछे जा सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछे जाए इंग्लैंड मार्क करो, क्योंकि इंग्लैंड भी था ना, तो आपको इंग्लैंड मार्क करना है, तो ये इंग्लैंड है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको नोट्स दे दूंगा, मैं ये सारे के सारे नोट्स जो हैं बाबू, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, टर्की अपन ने इधर लगा दिया ना, तो मैं सोचूं टर्की, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है, ये रहा टर्की, ये वाला जो एम्पायर है, ये देखो ये, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर ये वाला पार्ट है। इटली के जस्ट ऊपर ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, इटली के जस्ट ऊपर ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट जर्मन एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला, और ये इसके नीचे वाला ये वाला जो रीजन है, ये आपको ये वाला कलर दिख रहा है ना, कलर कौन सा होता है, ये बैगनी कलर जो होता है, पर्पल, ठीक है, तो ये ऑटोमन एम्पायर वाला पार्ट है। तो ये तीनों सेंट्रल पावर्स ऐसे बैठे हुए थे, और जो अलाइड पावर्स थे, तो अलाइड पावर्स में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशियन एम्पायर और यूएसए एक अलग है। तो यूएसए जो है, तो यूएसए आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ना, तो इधर यूरोप में तो ये सब है, और यूरोप से दूर हटके जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, तो इधर नॉर्थ अमेरिका में ये यूएसए है, ठीक है। तो इस मैप से आपके आंसर आपको मिल जाएंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ है। जैसे येलो कलर में आपको दिख रहे हैं कौन से, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एम्पायर, और ये वाला जो येलो कलर का पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो येलो कलर का पार्ट है टर्किश एम्पायर जो है, तो टर्किश एम्पायर को ही आप क्या कहोगे, ऑटोमन टर्की वाला पार्ट कहोगे, टर्किश एम्पायर, ठीक है। ये 3 हो गए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए, ये 4 हो गए अलाइड के, ठीक है। सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स वर्ल्ड मैप पे अगर आते हैं
तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मैप पे कहां कहां है वो, सिंपल। फिर आ जाओ क्या, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर। तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स, दो पावर्स हैं, एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स, ठीक है। एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स की अगर हम बात करें तो एक्सिस पावर में क्या है, जर्मनी, इटली, जापान, और अलाइड पावर्स में क्या है, यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है, और यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर अब तो डिसइंटीग्रेट हो गया ना। आपको ध्यान हो तो अपन ने चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा है कि जो फॉर्मर यूएसएसआर था, ठीक है, यानी कि आज जो रशिया है उसने रशियन रेवोल्यूशन के बाद में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया था, दूसरे देशों को भी अपने साथ जोड़ दिया था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जा रहा था ना, तो वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो अब देखो ये अलाइड पावर की टीम अभी भी वैसी है, यूके मतलब वही इंग्लैंड वाला हो गया, फ्रांस फ्रांस है ही, रशियन एम्पायर जो था वो यूएसएसआर में कन्वर्ट हो गया, और यूएसए यूएसए है ही। तो ये दोस्त ही थे, अलाइड पावर्स ही थे। एक्सिस पावर जो बदल गई, जो सेंट्रल पावर हार गई थी, तो सेंट्रल पावर को रिप्लेस करके एक्सिस पावर आई। तो उस एक्सिस पावर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस एक्सिस पावर में आपको देखने को मिल रहा है कि जर्मनी, इटली और जापान ये ऐड हुए, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, जापान की अगर हम बात करें तो अब देखना है यहां पे अच्छे से, ठीक है। जापान ये रहा छोटा सा कंट्री, मैं इसको जूम कर दूं, ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था, ध्यान आ रहा है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट। तो जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों एक साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए थे और इन्होंने एक्सिस पावर बनाया था। तो ये रहा क्या, जर्मनी, ये रहा इटली, ठीक है, ये जर्मनी है, ये इटली है, और ये रहा जापान। तो जर्मनी, इटली, जापान 1 2 3, ये 1 2 3 ये तीनों एक साथ आ गए। तीनों ने एक साथ आके क्या बनाया, तीनों ने एक साथ आके, जैसे अगर आप देखोगे तो तीनों ने एक साथ आकर क्या बनाया, तीनों ने एक साथ आकर बनाया, क्या कह सकते हैं हम इसको, एक्सिस पावर। हार गए फिर से। और अलाइड पावर रेड रेड कलर में आपको दिख ही रहा है, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। रेड कलर में ये अलाइड पावर्स यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है। तो ये आपके हो गए अलाइड पावर्स, ठीक है, ये आपके हो गए अलाइड पावर्स, फाइन। एक्सिस पावर, अलाइड पावर्स। ये हिस्ट्री का मैप वर्क सिर्फ इतना ही है। हिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, तीनों चैप्टर में से फ्रांस में तो फ्रांस के 4 पॉइंट ही, सेकंड चैप्टर में से वर्ल्ड वॉर 1 की कंट्रीज हैं, थर्ड चैप्टर में से वर्ल्ड वॉर 2 की कंट्रीज हैं, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स, दैट्स इट। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में क्या है भाई साहब, अरे ज्योग्राफी डांस कर रही। ज्योग्राफी में क्या है, तो ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बेसिकली क्या क्या आना है मैप वर्क में, देखो इस चैप्टर से 3 चीजें आएंगी मैप वर्क में। इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकेशन लेबलिंग के लिए आएगा, और नेबरिंग कंट्रीज आएंगी। एक बार फिर से रिपीट करें तो इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल आपको ध्यान करना है। अब देखो ये एक ऐसी चीज है, मैं क्लास 9 के बच्चे अभी बता रहा हूं, तुम अगले साल 10th में चले जाओगे ना, तो सारे बच्चे 10th में चले जाओगे। हमेशा से कहते आया हूं, फिर कह रहा हूं कि आपको मैप वर्क बहुत अच्छे से अगर करना है, बिना नंबर कटवाए करना है, तो आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप घर में जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हो तो ऊपर चिपका लो सीलिंग पे, लेकिन एक मैप वर्क के लिए आप क्या कर लो ना, एक पॉलिटिकल मैप चिपका लो घर में। और उस पॉलिटिकल मैप में आपको क्या समझ में आएगा, उस पॉलिटिकल मैप में आपको दिखता रहेगा कि ये स्टेट ये है, ये स्टेट ये है, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट है, साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट है, सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स में कैपिटल जो रहता है बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है तो बोल्ड में लिखी रहेगी, ठीक है। तो बस चलते फिरते देखना है, ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है, एक सिटिंग में याद होने वाली चीज नहीं है, एक आंसर नहीं है जो तुम्हें मैं समझा दूं और तुम लिख दो। ये एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली देखते देखते मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और मतलब आप रिकॉल करते हो, फिर आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, फिर आपको वो ध्यान रहता है, विजुअल मेमोरी बन जाती है आपकी, ठीक है। तो इंडिया स्टेट एंड कैपिटल तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल, बट द थिंग इज कि ये एक बार में याद नहीं होगा, तुम्हें करना होगा। इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल्स वाली चीज जो है, तो ये तुम्हें बार बार रिकॉल रिवाइज पढ़ते रहना होगा, करते रहना होगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखना और ऐसे करना है ये। तो जैसे अगर अपन यहां देखें तो यहां पूरा दिया गया है, सारे स्टेट से अगर शुरू करें अपन तो नीचे से शुरू करते हैं। जैसे केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम।
तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई, मुंबई के बाद में ऊपर चले जाओ गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भोपाल, भोपाल की कैपिटल सॉरी मध्य प्रदेश, बीइंग भोपाल ही हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये हो गया था, ठीक है। फिर आ जाओ कहां पे और ऊपर आते हैं, राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर के बाद में इधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ के बाद में बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना। फिर झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची। और फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट में चले अपन तो सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल ऐजॉल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मेघालय, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। असम, असम की कैपिटल है दिसपुर। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 स्टेट, सिक्किम एक 8 हो गया। अब आ जाओ इस तरफ और ऊपर की तरफ चलेंगे तो हरियाणा और पंजाब दोनों में कॉमन कैपिटल होती है चंडीगढ़, जो कि बॉर्डर पे है। तो मतलब चंडीगढ़ और पंजाब दोनों के लिए, हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। ऊपर जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो जम्मू एंड कश्मीर जो है तो अब यूटी में कन्वर्ट हो गया, यूनियन टेरिटरी में। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल और विंटर कैपिटल अलग अलग है। समर्स में उसकी कैपिटल हो जाती है श्रीनगर, विंटर्स में हो जाती है जम्मू, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसका हेडक्वार्टर जैसे अगर देखेंगे तो लेह हो गया, ठीक है। ये स्टेट्स और उनके कैपिटल आपको ऐसे ध्यान रखना है, स्टेट्स और उनके कैपिटल आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बाद में आ जाओ, दूसरी चीज क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये वाला पार्ट आता है मैप में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो जैसे हमने जब चैप्टर पढ़ा था, ये मैप पे लोकेट लेबल करने को आएगा बाबू। जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद में क्या होता है, इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ से डिवाइड करते हुए एक लैटिट्यूड जाता है, जिस लैटिट्यूड को अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में, सॉरी, है ना, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ना। तो ये जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ का ये जो लैटिट्यूड है, जहां तक सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट जाती है, उसके बाद में से सोलर इंसुलेशन स्लैंटिंग होने लगती है, ये लैटिट्यूड कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान रखना, इंडिया के मैप को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। किन किन स्टेट से होते हुए गुजरता है पता है, ये गुजरता है गुजरात से, ठीक है, 1, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 3, छत्तीसगढ़ से 4, छत्तीसगढ़ के बाजू में झारखंड से 5, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल से 6, फिर उसके बाद में त्रिपुरा से 7, त्रिपुरा के बाद में नामामी मिजोरम से 8, ठीक है। तो इन स्टेट से पास होते हुए गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक एक्स्ट्रा डिटेल होगी। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब चैप्टर में पढ़ा अगर आपको ध्यान हो तो ये तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो हमारे टाइम लैग है 2 घंटे का। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। तो अब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने निकाला है, जो कि क्या करता है, टाइम को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन से लगा के ईस्टर्न मोस्ट मार्जिन के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। तो इस 2 घंटे के टाइम लैग को हमने न्यूट्रलाइज कैसे किया है, तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है, मैं चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं तो मैप वर्क करवाना था, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स को अपन ने क्या रखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, देखो ऐसे कैसे ध्यान रखोगे, कहां से निकालना है, नेपाल जो है ना, तो नेपाल के जस्ट स्टार्टिंग पार्ट के यहां से निकाल देना है ऐसे सीधे, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे देखोगे तो जहां से इंडिया अरुणाचल क्या बोलते हैं इसमें, आंध्र प्रदेश जो, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ से टर्न ले रहा है, तो वे टर्न के 2 कट छोड़ के, ठीक है, 2 कट छोड़ के यहाँ से, तो ये बीच में से 82 डिग्री निकला। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जो है वहां से निकलता है 82 डिग्री 30 मिनट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, ये हो गया। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन के बाद में तीसरी चीज जो इस चैप्टर से मैप वर्क में आती है, नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग कंट्रीज भी देख लो भाई साहब, लैंड नेबर्स हैं कुछ और कुछ सी नेबर्स हैं हमारे। लैंड नेबर्स कौन कौन से, तो अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज की, तो लैंड नेबर में हमारे क्या है, पाकिस्तान पहला लैंड नेबर कंट्री हो गया,
अफगानिस्तान दूसरा। देखो अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है थोड़ी सी होती है, कुछ 100 किलोमीटर की, लेकिन होती है, ठीक है। 100 किलोमीटर थोड़े से नहीं होते सर, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना के बाद में जैसे अगर आप देखोगे नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर होती है, भूटान भी हमारा नेबर है, म्यांमार भी हमारा नेबर है, ये म्यांमार के साथ इतनी सारी बॉर्डर शेयर हो रही है ना। फिर बांग्लादेश भी हमारा एक नेबर है। तो ये लैंड नेबर कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो, चलो कमेंट्स में बताना कि ये पूरे कह सकते हैं लैंड नेबर्स में से सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर हमारी किसके साथ शेयर हो रही है, लैंड वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, वो किसके साथ शेयर हो रही है। कमेंट में बताइएगा। मुझे पता है मेजोरिटी बच्चे गलत आंसर देंगे, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है मेरे दोस्त, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो लैंड नेबर हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा कंट्री है, कमेंट्स में बताइएगा। अब लैंड नेबर के बाद में हम आते हैं सी नेबर्स पे। तो सी नेबर्स में क्या है ना बाबू, जो समुद्र के हमारे पड़ोसी देश हैं, ये मालदीव्स दूसरी कंट्री है, हमारे आइलैंड नहीं है। तुम सोचो कि इंडिया का मैप लेने जाते तो ये हमें तो फ्री में मिलते हैं सर, तो हमारी देश है क्या? ऐसे तो पाकिस्तान का भी फ्री में मैप मिल रहा है, अपना देश नहीं है ना। लेकिन वो बात अलग है कि हमने ही बनाया है। लेकिन मालदीव्स की अगर बात करें तो मालदीव्स एक सी नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका दूसरा सी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो ये मालदीव से श्रीलंका, ये दो सी नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे। तो ऐसा करके ये सारे हमारे नेबर्स हैं। क्लियर हुआ? अब देख लो, चैप्टर 1 से यही मैप वर्क आना है बस। चैप्टर 1 से मैप वर्क जो है इतना ही है। क्या क्या है मैप वर्क में चैप्टर 1 से? तो इंडिया, स्टेट्स इन देयर कैपिटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लिया, और नेबरिंग कंट्रीज देख ली। क्लियर हुआ? इतना पार्ट ध्यान रखना है जब बात आती है इंडिया, साइज एंड लोकेशन वाले चैप्टर के मैप वर्क की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी डन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे अगर अपन देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपन ने यहाँ से निकाल दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये। और ये जैसे ये वाला निकालने का बोला था मैं तुम्हें, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन तुम ऐसे निकाल सकते हो, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। और ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेबरिंग कंट्रीज जो है, तो नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के इतनी बॉर्डर है ना, अफगानिस्तान के बाद में आ जाओ चाइना के बाद में आ जाओ नेपाल के बाद में आ जाओ भूटान के बाद में आ जाओ म्यांमार के बाद आ जाओ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज हैं। अब इन सारे कंट्रीज में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या कहानी है, इन सारे कंट्रीज में जैसे तो सी नेबर्स भी हैं दो, ठीक है। दो सी नेबर्स कौन कौन से हैं, अभी एक बार रिकॉल करवा रहा हूं मैं सारा। तो ये मालदीव्स एक हो गया इधर, ठीक है। मालदीव्स के बाद में श्रीलंका दूसरा हो गया। क्लियर? चलो भाई बढ़िया। तो ये चैप्टर 1 का मैप वर्क है। अब चैप्टर 1 के मैप वर्क के बाद में आ जाओ चैप्टर 2 के मैप वर्क पे। चैप्टर 2 में क्या क्या, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या पूछा गया आपसे कि आपको बताना है कि इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन कौन से हैं। तो उसमें माउंटेन रेंजेस पूछी गई है और माउंटेन पीक्स पूछे गए हैं। तो माउंटेन रेंजेस में जैसे क्या है, काराकोरम माउंटेन रेंज, तो ये काराकोरम माउंटेन रेंज होगी सबसे ऊपर 1, ये काराकोरम, ठीक है। उसके नीचे जास्कर, तो ये 2 जास्कर हो गई। शिवालिक, तो शिवालिक आपको पता है कहां पे है, शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की, ये शिवालिक हो गई, ठीक है। तो ये 3rd वाली शिवालिक हो गई। विंध्या, तो विंध्याचल का है मध्य प्रदेश में, जैसे अगर आप देखोगे तो विंध्या और सतपुड़ा 2 माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये विंध्या और ये मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया आपका, विंध्या हो गया, और नीचे आपका हो गया सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा हो गया। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट है ना, और ये ईस्टर्न घाट। इनमें कोस्टल एरिया में जगह नहीं है। देखो ये बारीकियां ध्यान रखना रहती है कि वेस्टर्न घाट के यहाँ जगह कम है और ईस्टर्न घाट के यहाँ जगह ज़्यादा है, तो आपको उस हिसाब से ड्रॉ करना है ना। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, 6th वाला वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हो गया। सिंपल है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मार्क करना है। मार्क करा। देखो आप अगर मैप लेकर बैठे हो तो वेल एंड गुड। मैप लेकर बैठने में क्या होता है ना, प्रैक्टिस होते चलती है। वीडियो देख लिया, ताली बजा दी, चलो समझ में आ गया, उससे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप मैप लेकर बैठे हो और प्रैक्टिस हाथों हाथ करते चल रहे हो अपने साथ ही साथ, ठीक है। तो ये हो गया।
अब ये सेम वही काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली रेंज रह गई थी क्या भाई साहब? हाँ अरावली रह गई तभी तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसको कर देते हैं 7, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, और क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, तो 4 अरावली, ये रहा अरावली, अरावली, ठीक है, अरावली राजस्थान में। अभी राजस्थान में अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना प्रोटेस्ट चला था, तो वो उससे ध्यान रख लोगे। ये हो गया सारा माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के बाद में माउंटेन पीक्स, मैंने इसलिए नोट्स भी दिए हैं, तो ये नोट्स हैं, तो ये नोट्स की मदद से आपका काम हो जाएगा। अब माउंटेन पीक्स में क्या क्या है, जैसे K2 एक माउंटेन रेंज है, फिर कंचनजंगा एक माउंटेन रेंज है जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, और अनाईमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो K2, कंचनजंगा और अनाईमुडी, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। फाइन, इसको अगर एक बार प्रैक्टिस करना चाहोगे तो K2 आप लगाएंगे काराकोरम रेंज में K2, ठीक है, कंचनजंगा आप लगाएंगे यहां पे, ठीक है, कंचनजंगा और अनाईमुडी वेस्टर्न घाट में, मतलब केरला और कर्नाटका के वहां पे अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, तो यह अनाईमुडी हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारे पीक्स अपन ने लगा लिए, तो माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स। अब इसके अलावा चैप्टर 2 में और भी बहुत कुछ था, फिजिकल फीचर्स में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, तो और क्या क्या आएगा ये नोट्स के फॉर्म में मैंने सारा दिया भी। इसमें प्लेटू की बात हो रही है, प्लेटू मतलब टेबल टॉप लैंड, जो जमीन से ऊपर है, ऊपर जाके फ्लैट है। तो डेक्कन प्लेटू एक है पूरा का पूरा, अगर आपको ध्यान हो तो पेनिनसुला प्लेटू में एक सतपुड़ा माउंटेन रेंज के नीचे पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू है, तो ये आपका फर्स्ट वाला डेक्कन प्लेटू हो गया, फर्स्ट वाला डेक्कन प्लेटू हो गया। सेकंड वाला छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू ये रीजन में है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया आपका। छोटा नागपुर प्लेटू के बाद में क्या है, मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू जो है, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड जिसके एक्सटेंडेड वर्जन है, ये थर्ड वाला मालवा प्लेटू हो गया, तो ये मालवा प्लेटू। अब क्या है ना, ये पॉइंट्स आपको लोकेशन और लेबलिंग के लिए आएंगे कि आप इसको लोकेट करो, लेबल करो, तो थोड़ा 19-20 चल जाएगा। जैसे अगर मालवा प्लेटू आपने ऐसे की जगह ऐसा बना दिया, तो ऐसा नहीं कि नंबर काट देंगे टीचर कि ऐसा क्यों बना दिया, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए। यहां बना रहे हो मालवा प्लेटू, तो यहां बनाओगे तो गलत हो ही जाएगा ना, तो यहां पे गलत ही कहलाएगा बाबू। तो इसीलिए थोड़ा सा कह सकते हैं ना, रिलेटिव पोजीशनिंग समझ के फिर करना, रिलेटिव पोजीशनिंग समझ के फिर करना, ठीक है। ये थर्ड वाला, ठीक, 1 2 3 ये तीनों आ गया समझ में। इसके बाद में जाओ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में क्या है, कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या है, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नदन सिरकर, 4 कोस्टल प्लेन ध्यान रखना है। हमारे 2 कोस्टल प्लेन हैं ब्रॉड स्ट्रेच पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से चालू होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे अगर आप देखोगे, अरे गुजरात कट गया, हाँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से चालू होता है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहीं से गुजरात से चालू होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है पूरा नीचे तक। तो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है, 2 डिवीजन जो आपको बताना है, वो कौन कौन से बताना है, पहला डिवीजन ये बताना है और दूसरा डिवीजन ये बताना है। तो पहला डिवीजन जो है ये कोंकण कोस्ट है, ऊपर वाला, ठीक है, ये कोंकण कोस्ट है, लगाया। और दूसरा वाला जो डिवीजन है ये नीचे की तरफ जो है केरला के पास में, बीच में एक कनाडा कोस्ट है, ठीक है, ये बीच में कनाडा है, ठीक है, कनाडा कोस्ट बीच में है। लेकिन अब आपको पूछा क्या गया, आपको 2 ही कोस्ट पूछे ना, कोंकण पूछा और मलाबार, तो मलाबार केरला के पास वाला है, तो केरला के पास वाला जो कोस्ट है इसे मलाबार कहा जाता है, ठीक है, मलाबार कोस्ट कहा जाता है इसे, केरला के पास में जो है इसे मलाबार कहा जाता है। समझ में आया, तो मलाबार कोस्ट हो गया ये। फाइन, यहां तक क्लियर है ना सारा, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट। अब आगे बढ़े यहां से, अगर तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या है, कोरोमंडल कोस्ट और नदन सिरकर है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे अगर हम चलेंगे तो जो नीचे वाला कोस्टल रीजन है पूरा का पूरा, ये वाला, इस कोस्टल रीजन को अपन क्या कहेंगे, नीचे वाले कोस्टल रीजन को कहेंगे अपन कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और ऊपर वाला जो रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला जो रीजन है इसे कहेंगे हम नदन सिरकर, नदन सिरकर, ठीक है, नदन सिरकर। तो
क्लियर है यहां तक? 4 कोस्टल प्लेन्स जो हैं, कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल, नदन सिरकर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इस तरह से अपन ने आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर कट तरीके से प्लॉट कर लिया। ठीक है, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में यही मैप वर्क है बस। हाँ, इतना ही मैप वर्क है, प्यारा सा छोटा सा चैप्टर। ये मैंने इस पे नोट्स में भी दे दिया आपको, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, नदन सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नोट्स में देने के बाद में आप आ जाओ किस पे, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या अपन ने पढ़ा था, ध्यान हो चैप्टर में, 2 तरह की नदियां होती है। कौन कौन सी नदियां? एक नदियां तो आपकी होंगी जो हिमालय से आ रही होंगी, तो हिमालयन रिवर्स, और दूसरी नदियां होंगी आपकी पेनिनसुला रिवर्स। और इसमें लिखा है आइडेंटिफिकेशन ओनली। आइडेंटिफिकेशन ओनली मतलब सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ऐसा दिया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी, तो वो एक नदी आपको ऐसी ड्रॉ कर देंगे, जैसे एक नदी ऐसी ड्रॉ कर दी है, नदी ड्रॉ कर दी मान लो, आप पूछेंगे बताओ आइडेंटिफाई द रिवर, ये कौन सी रिवर है? तो ये कौन सी रिवर है? तो ये इंडस है, ऑब्वियस हो गया। ठीक है, इंडस के बाद में क्या है, गंगा। तो भागीरथी, अलकनंदा दोनों से मिलकर निकलती है आगे गंगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल से होते हुए जाती है गंगा। ठीक है, तो ये गंगा रिवर हो गई आपकी, आइडेंटिफाई कर लिया। अब गंगा के बाद में क्या है, सतलज। तो अगर आपको ध्यान हो तो सतलज भी यहां से जाके इसमें मिलती है इंडस में, तो ये हो गई आपकी सतलज। क्लियर? सतलज रिवर हो गई। 3 हिमालयन रिवर्स आइडेंटिफाई करना है, इंडस, सतलज और गंगा, और यही मैंने आपको यहाँ पे आंसर में दे दिए, इंडस, सतलज और गंगा। इंडस और सतलज दोनों ही लेक मानसरोवर के पास से यहाँ से ओरिजिनेट होके जाती है ना, और गंगा अलकनंदा और मतलब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं, और भागीरथी अलकनंदा मिलके गंगा बन के बह के जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हिमालयन रिवर्स हो गई। अब हिमालयन रिवर्स के बाद में आती है अगली रिवर पेनिनसुला रिवर्स। अब पेनिनसुला रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स दी गई है? नर्मदा। तो ध्यान रखना, नर्मदा गुजरात से डुबकी लगाती है, गुजरात से डुबकी लगाती है। कहां पे? मतलब गुजरात के, मतलब आएगी इधर से, अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से बीच में से बहते हुए जाती है, मध्य प्रदेश से बीच में से बहते हुए जाती है, और गुजरात से अरेबियन सी में डुबकी लगाती है। तो ये तो होगी नर्मदा हमारी, है ना, नमामि देवी नर्मदे हो गई। और ऊपर विंध्या माउंटेन से विंध्याचल, और नीचे सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, और रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। और सतपुड़ा माउंटेन के जस्ट नीचे आपको कौन सी रिवर देखने को मिलती है, जो थोड़ी छोटी है, बैतूल में ओरिजिनेट होती है। ध्यान आ रहा है? कौन सी रिवर है वो है तापी। तो नर्मदा के जस्ट नीचे है तापी रिवर। तो नर्मदा हो गया, तापी हो गया। अब आती है अगली रिवर कावेरी। तो नर्मदा, फिर उसके बाद में तापी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स हैं। तो अगर एक एक से ले, जैसे पहले महानदी लेते हैं, चलो। तो महानदी रिवर आपको पता है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होकर उड़ीसा से बहते हुए जाती है, डेल्टा बनाती है। ये रिवर कौन सी है हमारी? ये रिवर है महानदी, महानदी रिवर। महानदी के बाद में गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, और बहुत बड़ा, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स को अपने साथ ज्वाइन करते हुए ले जाती है, और ये जो रिवर है डेल्टा बनाती है। ये कौन सी रिवर हो गई? गोदावरी, दक्षिण गंगा जो है, तो ये गोदावरी। मैंने इसकी एक ट्रिक है, क्या है, जैसे यहां 3-4 रिवर है मेजर मेजर, तो उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? उसको याद रखने की ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, अब पता नहीं तुम लोगों को ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे लिए तो ट्रिक है कि के, ठीक है, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी तो मुझे याद हो गया, तो के बोलता हूं मैं। ठीक है, और कावेरी हमेशा मुझे ऐसे ध्यान रह गई है, क्योंकि पता है कावेरी रिवर को लेकर बहुत डिस्प्यूट चलते रहते हैं। किनके बीच में? एक ये तमिलनाडु, एक केरला और कर्नाटका, इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो कावेरी नीचे है, मुझे इतना पता है। तो ये कावेरी नीचे है, कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से, है ना। और बाकी 2 रिवर जो है, तो गोदावरी तो ऊपर हो गई, के तो पीछे वाला के तो कावेरी का है, और बीच वाला के जो है कृष्णा रिवर का है। कृष्णा रिवर में एक बड़ी रिवर ज्वाइन करती है, तुंगभद्रा, और वो डेल्टा बनाती है यहाँ पे, है ना। तो ये गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, और ये है कावेरी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये के आपका कार्यक्रम हो गया। क्लियर है? सो पेनिनसुला रिवर्स भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है, तो ध्यान रखना, ये रहे उसके नोट्स, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी? पेनिनसुला रिवर्स है। अब ड्रेनेज चैप्टर में हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स के अलावा एक और चीज है, और वो एक और चीज क्या है? लेक्स, सिंपल लेक्स। जैसे वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान आ रहा है? हमने पढ़ा था लेक्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं,
तो एक फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, पुलिकट और चिलिका ये तो कोस्टल लेक्स है दोनों। सांभार क्या है? सांभार एक इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब राजस्थान में है सांभर, ठीक है, सांभर लेक राजस्थान में है और राजस्थान में होने के बाद में क्या है? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है ये, ठीक है। और वुलर जो है फ्रेश वाटर लेक है। तो ये चारों लेक्स आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में ये सांभर में, राजस्थान में सांभर है, वुलर लेक यहाँ है आपका कश्मीर में, चिलिका लेक उड़ीसा में और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में। चिलिका और पुलिकट दोनों कोस्टल लेक है। सांबार और वुलर जो है आप क्या कह सकते हो कि फ्रेश वाटर लेक है, कोस्टल नहीं है, लेकिन ये फ्रेश वाटर होने के साथ साथ में सॉल्ट वाटर है, मतलब इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है और ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक कहेंगे, इसको फ्रेश वाटर नहीं, इसको सॉल्टी लेक ही कहेंगे, लेकिन इनलैंड सॉल्टी लेक है, कोस्टल लेक नहीं है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि समुद्र से अंदर है, राजस्थान में जमीन के बीचों बीच है, फिर इसका पानी नमकीन कैसे हो गया? सर नमक मिला दिया क्या किसी ने? नहीं, देखो क्या होता है ना कि पानी तो हर साल आएगा और पानी जब अपने साथ आएगा तो मिट्टी के साथ में कण बहा के लाएगा नमक के, तो वो नमक भी तालाब में आ गया, लेकिन पानी जैसे आया था तो इवोपरेट भी हो जाता है, पर नमक इवोपरेट नहीं होता है। और नमक इवोपरेट नहीं होता इसलिए नमक वहीं के वहीं जमा होते गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हजारों लाखों साल में सांभर लेक में क्या है कि नमक की जो डेंसिटी है या फिर कह सकते हैं ना पार्ट्स पर थाउजेंड जो है सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता चला गया और इस कारण से वो सॉल्ट वाटर लेक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पानी हर साल एड ऑन होता है लेकिन पानी इवोपरेट हो जाता है, नमक हर साल वहीं रह जाता है, समझ गए। और नमक आता कहां से? जब पानी बह के आता है तो अपने साथ मिट्टी लेके आता है, मिट्टी के अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम के बाद अगला चैप्टर है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर की अगर बात करें तो क्लाइमेट चैप्टर का मैपवर्क क्या है? क्लाइमेट चैप्टर का मैपवर्क बड़ा सिंपल है, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया बताना है आपको और मॉनसून विंड डायरेक्शन बताना है। तो एनुअल रेनफॉल इन इंडिया के लिए सिंपल ये है, जैसे अगर आप देखोगे तो एनुअल रेनफॉल जो है ये मैप बता रहा है, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया जो है, तो एनुअल रेनफॉल इंडिया में अगर आप जैसे देखोगे तो इस मैप से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट हो गया वहां पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, वेस्टर्न घाट पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो दूसरा पार्ट ये मॉनसून विंड डायरेक्शन बताया गया है। तो मॉनसून विंड डायरेक्शन में जब मॉनसून विंड्स आती हैं, ये मॉनसून विंड डायरेक्शन ये कौन सी विंड्स हो गई? ये मॉनसून विंड्स, एडवांसिंग मॉनसून विंड्स हैं जिन्हें हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं ना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं जिन्हें हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। और दूसरा है रिट्रीटिंग मॉनसून, जब ये मॉनसून विंड्स लौट के जा रही होती है, ऐसे वापस जा रही होती है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहलाती है, समझ गया, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहलाती है। तो ये इधर से जब आ रही है तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जा रही है तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो इस तरह से दो मॉनसून विंड्स के डायरेक्शन है और इन्हीं मॉनसून विंड्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एनुअल रेनफॉल इंडिया में तय होती है, क्योंकि ये मॉनसून विंड्स जब आती है और वेस्टर्न घाट से टकराती है तो यहां ज्यादा बारिश करती है, ध्यान आया, तो यहां ज्यादा बारिश करती है, इस कारण से इस एरिया में 400 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल है। और इस वाले रीजन में भी ये मॉनसून विंड्स आके ट्रैप हो जाती है, माउंटेन्स है पूर्वांचल हिमालयस वगैरह में, तो यहां भी खूब बारिश करवाती है। और फिर यही मॉनसून विंड जैसे आप देखोगे तो जब ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है तो धीरे धीरे इनका मॉइस्चर कम हो जाता है, तो इसलिए आप देखोगे तो यहाँ राजस्थान वगैरह वाले रीजन में 0 से 20 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होती है। फिर कंट्री का एक रीजन और है हिमालयस के और ऊपर नॉर्थ की तरफ, वहां तक मॉनसून विंड्स पहुंच ही नहीं पाती है, तो इस कारण लद्दाख में भी बारिश कम होती है, ठीक है। तो एनुअल रेनफॉल वाला मैप और मॉनसून विंड डायरेक्शन वाला मैप, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स और ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स का रिवर्सल है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स है ये क्या करती है ना, लौटते समय तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करवाती है, इसलिए आप देखोगे तो बीच में रेन शेडो एरिया है डेक्कन प्लेटू में, लेकिन कोस्टल रीजन पे बारिश होती है क्योंकि लौटता हुआ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स थोड़ी थोड़ी बारिश करवाते जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर से ये मैप वर्क आना है, ठीक। क्लाइमेट चैप्टर मार्क करने के बाद अब आते हैं अपन किस चीज पे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब सुनो मेरी बात, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में क्या है ना बाबू, थोड़ा डाइसी है, लेकिन सीबीएसई ने सर्कुलर में डाल दिया है पर मैप लिस्ट में कुछ दिया नहीं है, तो इस चैप्टर में जो जो मैप है वो मैं आपको करवा देता हूं। अब इस चैप्टर में क्या क्या मैप है, तो इस चैप्टर के अगर मैप की बात करें तो इस चैप्टर में एक तो है वेजिटेशन वाला मैप, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलेंगे आपको,
तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिधर बारिश ज्यादा होगी तो ये यहां पे ज्यादा बारिश होती है, और हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा बारिश होती है। सिंपल, रिलेटेड है दोनों चैप्टर। इस चैप्टर में देखा जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, समझ गए। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, तो कंट्री का मेजर पार्ट जो है डेसिडियस फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो ये तो आपका वन वाला पार्ट हो गया। कंट्री का मेजर पार्ट जो है, मेजर पार्ट कंट्री का जो है वो सेकंड वाले फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस कंट्री के मेजर पार्ट में है। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है, तो जो डेजर्ट एरिया है यहां पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ही मिलेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट कहां मिलेंगे, तो जो पहाड़ों वाला एरिया है, पहाड़ों वाले एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट ही मिलेंगे आपको 4th नंबर के। और 5th है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कहां मिलेंगे आपको, तो जो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो कंट्री के कहीं कहीं पे डेल्टास बने हुए हैं, है ना, जहां रिवर्स के ओपनिंग से, रिवर के माउथ है ना, तो रिवर्स जो है तो उनका जहां पे माउथ है वहां पे क्या होता है, वो डिपोजिशन होता है और समुद्र से मिलने वाली रहती है, तो वहां पे क्या होता है, मैंग्रोव ट्रीज जो है आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वेजिटेशन तो आपको यहां देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये आपके मैंग्रोव वेजिटेशन की कहानी हो गई है। तो ये नंबर 5 हो गया, ये मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया। क्लियर हो। ये जो बुक का मैप है ये वाला, इस मैप में आपको क्लियर कट तरीके से देखने को मिल जाएगा कि कंट्री का मेजर पार्ट जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात करें, हाँ, थॉर्न फॉरेस्ट का एक पैच ये भी है जो डेक्कन प्लेटू का रेन शेडो एरिया है जहां बारिश कम होती है, तो ये थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ मिल जाएंगे आपको। माउंटेन फॉरेस्ट आपको ये यहाँ मिल जाएंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट कंट्री के मेजर पार्ट में है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहां बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में, और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये मैंग्रोव वेजिटेशन का यहाँ पार्ट है। तो ऐसे ध्यान रख लेना। एक तो क्योंकि इस चैप्टर में क्लियर कट बताया नहीं, मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया सीबीएसई ने, तो अपन मान के चलते एक ये मैप पूछ सकते हैं, और दूसरा मैप अगर कुछ पूछ सकते हैं तो वो ये पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, नेशनल पार्क्स बता दो, ठीक है, तो ये नेशनल पार्क्स हैं। बर्ड सेंचुरी बता दो तो ये बर्ड सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता दो तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बता दो तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगेन मैं बता रहा हूं, गारंटीड नहीं है कि ये चैप्टर में यही पूछेंगे, लेकिन इस चैप्टर का क्योंकि ओपन एंडेड रख दिया सीबीएसई ने, बस बोल दिया मैप पूछेंगे, क्या पूछेंगे बताएंगे नहीं, तो मैंने सारा इसके लिए डाल दिया इसमें, तो एक बार नजर दौड़ाएंगे अपन, ठीक है। जैसे क्या है, और पहले ये पूछा जाता था जैसे नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड है। चलो मैप पे आते हैं ना अपन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसमें हाईलाइट करते चलता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। काजीरंगा आसाम में है, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ये रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये रहा शिवपुरी नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में लगा दिया आपने। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क ये रहा मध्य प्रदेश में, नीचे साउथ की तरफ है कान्हा, ठीक है। सिमलीपाल, सिमलीपाल तो अब शायद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ये लगा दिया आपने कहाँ पे, सिमलीपाल जैसे अब भी नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क लगा दिया उड़ीसा में। फिर उसके बाद में मानस इज अगेन इन आसाम, मानस नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क अपन ने यहाँ प्लॉट कर लिए पूरे के पूरे। नेशनल पार्क्स के बाद में आ जाओ किस चीज पे, बर्ड सेंचुरी, तो भरतपुर है और रंगनाथित्तू। तो जैसे अगर आप देखोगे तो भरतपुर ये रहा, भरतपुर यहाँ पे भरतपुर दिया नहीं लेकिन राजस्थान में है, तो रणथंबोर के पास में यहाँ पे भरतपुर भी है, ठीक है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है रणथंबोर के पास ही है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान हो गया। और रंगनाथित्तू जो है, तो भरतपुर पता नहीं इसमें क्यों स्टार बना के दिया नहीं, लेकिन अपन बना देते हैं स्टार, ठीक है, ये हो गया। और रंगनाथित्तू ये रहा आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका केरला के बॉर्डर पे रंगनाथित्तू हो गया। फिर उसके बाद में आ जाओ किस चीज पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिरिस्का, ठीक है, सिरिस्का, मधुमलाई, राजाजी और दाचिंगम। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे देखें तो राजाजी ये रहा उत्तराखंड में, ठीक है। सिरिस्का को जैसे अगर हम देखेंगे तो सिरिस्का ये रहा, हाँ, सिरिस्का राजस्थान में ही है। मधुमलाई जो है, तो मधुमलाई इज इन केरला, केरला कर्नाटका की बॉर्डर पे ये भी मधुमलाई ये रहा, मधुमलाई, ठीक है। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा रहे हैं। नेशनल पार्क्स मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे, नेशनल पार्क उससे बड़े, और सबसे बड़े होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो आगे पढ़ेंगे। मधुमलाई हो गया, राजाजी हो गया, दाचिंगम इज इन कश्मीर, ये रहा दाचिंगम, ठीक है, दाचिंगम इज इन कश्मीर। मैं बता रहा हूं इस चैप्टर का क्योंकि क्लियर नहीं है तो अपन सब कवर करते चल रहे हैं। अब आ जाओ 18 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन प्रोटेक्शन प्लान के हिसाब से कह सकते हो आप क्या
कि जो एरियाज रिजर्व किए जाते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो हमारी कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे अगर आप देखोगे तो मैं बता रहा था ना सिमलीपाल भी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क से और बड़ा एरिया करके बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया उसको, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मानस भी अपन ने नेशनल पार्क लगाया, तो मानस नेशनल पार्क भी और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो हमारी कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां है ये पूरा इस पे प्लॉट करा हुआ है। सुंदरबन डेल्टाज पे सुंदरबन डेल्टाज हो गए, सिमलीपाल तो सिमलीपाल जैसे आपने देख लिया ओडिशा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तो गल्फ ऑफ मन्नार जैसे नीचे देखोगे तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको यहाँ पे मैप पे प्लॉट किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेल और वो सारे यहाँ पे प्लॉट करे हुए हैं। अगेन मैं बता रहा हूं ये आएगा क्या, नहीं आएगा, और आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सीबीएसई का सर्कुलर दिखाया तो उस हिसाब से तो मैं सेफर साइड पे सब पढ़ा के चल रहा हूं तुम्हें। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होगा, एक बार नजर दौड़ा लेना, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बाद में आ जाओ क्या, पॉपुलेशन चैप्टर पे। तो पॉपुलेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन चैप्टर में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स की अगर बात करें तो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है। और दूसरी चीज पॉपुलेशन चैप्टर से क्या पूछी गई है, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार में, ठीक है। और लोएस्ट डेंसिटी किस स्टेट की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। तो इन्हें मैप पे लगाना रहेगा हमें। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स में ऐसा दिया गया है कि कुछ स्टेट्स है जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 250 एंड बिलो, 250 से कम लोग रह रहे हो जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय। तो इनमें 250 से कम लोग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि देखो माउंटेन रीजन्स है, फॉरेस्टेड ट्रैक्स है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ फॉरेस्टेड ट्रैक्स से जंगल ज्यादा है, और राजस्थान में डेजर्ट है। तो इस कारण जहां लिविंग कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। फिर 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया कम और पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर मॉडरेट पॉपुलेशन आपको कहां देखने को मिल जाएगी, या फिर हाई, मॉडरेट टू हाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, केरला में देखने को मिल जाएगी, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, हरियाणा में, पंजाब में देखने को मिल जाएगी, असम में देखने को मिल जाएगी। और हाईएस्ट पॉपुलेशन तो हो ही गया। और कुछ स्टेट्स है जहां मॉडरेट पॉपुलेशन है 250 से 500 के बीच में, तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आसाम, ये वो स्टेट्स हो गए। तो ये की है, और इस की के हिसाब से आप देख सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स इज शोन हियर। जिस स्टेट्स में ज्यादा है वहां अपॉर्चुनिटीज है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में क्यों है, क्योंकि प्लेन एरिया है, नदी है, इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है। तो ये एक वो हो गया एडवांटेज उसका। अब आ जाओ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है, बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दो स्टेट्स आपको मैप पे पता होना चाहिए कि बिहार कहां है और अरुणाचल प्रदेश कहां है, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, जितने बच्चे मैप लेकर बैठे थे तुम बच्चे बहुत समझदार हो, शाबाश, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। गुलू गुलू कर दिया तुम्हें। लेकिन जिन्हें मैप लेकर नहीं बैठे ताली नहीं बजाना कि हाँ सब पढ़ लिया मैप। प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश को आपने एक बार पॉइंट को जब प्रैक्टिस करके लगाया ना तो तुम्हारी मसल मेमोरी में वो कैप्चर होगा, विजुअल मेमोरी डेवलप होगी। एक होमवर्क जो अपनी शर्त लगी है क्या, कि घर में चिपका लेना है अपने को क्या, एक पॉलिटिकल मैप, और उस पॉलिटिकल मैप को चिपकाने का फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बताना। क्यों? क्योंकि उससे आप चलते फिरते आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टेट कहां कौन सा है। अगर ये ध्यान कर लिया तो आधा मैप वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा बाबू, ठीक है, आधा मैप वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्लास 9th का मैप वर्क मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको बस एक सिंपल चीज करना है कि इसके नोट्स लेना है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टीम डीएसआर धीराज सिंह राजपूत वाला जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नोट्स लेने के बाद में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, 2-3 बार प्लॉट खुद करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि ये सेशन के बाद में पेपर सिर्फ 75 नंबर का ही बचना चाहिए। 5 तो अपन ने कंप्लीट कर लिया और 75 भी अपन मैराथन सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूं मजा आया, सब कुछ समझ में आ गया, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।